हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये वीडियो मेजरली हमारे एमपीए थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर वन का है, जिसमें हमने यूनिट वाइज टॉपिक्स कवर किए हैं। इसके बेसिस पे हम लोग 5 वीडियो बनाएंगे, जो 5 वीडियोस में हमारा पूरा पेपर वन कंप्लीट हो जाएगा। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन। सेकंड इज कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ इज ट्रेनिंग प्लान। फिफ्थ इज डोपिंग। मैंने अंडरलाइन भी कर दी है हमारे यूनिट्स को। अदर देन दिस, इन हम फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट यूनिट में हमने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशन, उसके एम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ओवरलोड क्या होता है, ओवरलोड की डेफिनेशन, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके रेमेडियल्स, ये सारी चीजें कवर करेंगे। उसके साथ साथ सुपर कॉम्पनसेशन, एल्टीट्यूड ट्रेनिंग एंड क्रॉस ट्रेनिंग, हम इनकी बात करेंगे। सो दिस इज यूनिट वन। इसको मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, बाकी आपको इसकी पूरी पीडीएफ इनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैंने ये जो पीडीएफ्स बनाई हैं, आपको इस अगर आप ये सारी पढ़ लेते हैं तो आपको कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये लैंग्वेज लिखी है, इसमें से आप जो इसके स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जो वर्ड्स हैं, आप वो ज़रूर लिख के आए, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अदर देन दिस, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूंगी, ताकि आप इस चीज को वहां पे बेहतर तरीके से लिख पाए, अगर आप एग्जैक्टली ये वर्ड्स नहीं लिख रहे हैं तो। सो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसकी डेफिनेशन में ये होता है कि साइंटिफिक वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को हमें इस तरीके से करना साइंटिफिकली, ताकि उसका हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके और उसकी इंजरीज को हम मिनिमाइज कर सके। ठीक है। तो इसका होता है सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। सिस्टमैटिकली हमने अप्लाई करा साइंटिफिक नॉलेज को, और किस तरीके से उसको प्रॉपर प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, और फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। किस में इम्प्लीमेंट किया? एथलीट्स की ट्रेनिंग के लिए इम्प्लीमेंट किया। जो भी जो भी हमने उसके लिए प्रोग्राम बनाया उसमें। उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइंस डिसिप्लिन, मतलब जो भी ये प्रिंसिपल्स किस चीज़ पे बेस्ड करते हैं, कि हमारी फिजियोलॉजी कैसी है, हमारा बायोमैकेनिक्स कैसा है बॉडी का, हमारी साइकोलॉजी कैसी है, हमारा न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हैं। किसी भी इंसान को कोई भी एक ट्रेनिंग परफॉर्म करने के लिए कुछ कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमें उनकी ट्रेनिंग स्केड्यूल्स प्रोग्राम मतलब स्केड्यूल करने होते हैं, कि इसका फिजिक कैसा है, इसका फिजियोलॉजी कैसा है, इसके बायोमैकेनिक्स मतलब इसकी मोटर एबिलिटी कैसी है, किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, किस चीज़ में वीक है, हम उसके अकॉर्डिंग उसका प्लान करेंगे। इसकी साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट कैसा है, उस चीज़ पे हम उसकी ट्रेनिंग स्केड्यूल करेंगे। उसका न्यूट्रिशन डाइट कैसा है, कि हमें किस चीज़ पे वर्क करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका न्यूट्रिशन प्लान करेंगे। सो ये सारी चीज़ें मिला के हमारी क्या होती है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसका मेन गोल क्या होता है? हमारा मेन गोल होता है कि एथलीट की परफॉर्मेंस इन्हांस करना, ऑप्टिमाइज करना, और मिनिमाइज क्या करना, कम से कम क्या करना, रिस्क इंजरी को। तो दिस इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो जो हमारा फर्स्ट चीज है, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसमें जो वेरियस डिसिप्लिन मैंने आपको बताए थे, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, ये सब इस तरीके से डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, ताकि हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने किसके लिए बनाए थे, एथलीट्स के लिए, उसको हम ऑप्टिमाइज कर सके। सो दिस इज आवर फर्स्ट। सेकेंड इज स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा ट्रेनिंग स्केड्यूल है, वो हमें किससे मैच करना चाहिए, हमारी फिजियोलॉजिकल एंड बायोमैकेनिकल डिमांड्स के अकॉर्डिंग। कि किसी भी इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी मोटर एबिलिटी किस तरीके से है, वो कौन सा स्पोर्ट खेलता है, उसके हिसाब से हमको उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम स्केड्यूल करना है। अगर कोई स्प्रिंटर है, तो हमें उसकी लेग स्ट्रेंथ पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, तो हमें उसके स्किल्स पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसके मूवमेंट्स कोऑर्डिनेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा। अगर कोई आर्चरी या शूटिंग का स्टूडेंट है, एथलीट है, तो हमें उसके कंसंट्रेशन पे, उसके बैलेंसेस पे, इस पे काम करना पड़ेगा।
तो क्या जो भी इसकी इंडिविजुअल स्पेसिफिसिटी है उस पे हमें काम करना पड़ेगा। नाउ थर्ड इज ओवरलोड। ओवरलोड से ही हमको समझ में आ रहा होगा कि ओवरलोड क्या होता है, कि लोड में थोड़ा और एक्स्ट्रा लोड देना, दैट इज ओवरलोड। ओवरलोड हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी ट्रेनिंग में इंक्रीमेंट हो। अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हम सेम पेस पे करते रहेंगे तो हमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा जो नॉर्मल लोड है, जो भी नॉर्मल वेट्स उठा रहे हैं या जो नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं, उससे हमें थोड़ा सा उसको इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा एक साथ इंक्रीज कर दोगे, आप धीरे 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 करके इंक्रीज करना, उसको कहते हैं ओवरलोड। स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब होता है इनपुट देना। इनपुट देना मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा और इनपुट देके, ताकि उसकी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट हो। किसकी परफॉर्मेंस में? एथलीट की। एम किसको करता है? उसकी फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ओवरलोड हम क्यों देते हैं? ताकि एथलीट की जो भी फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। नाउ फोर्थ इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या? जैसे मैंने आपको अभी बताया, ओवरलोड आप दे रहे हो, लोड दे रहे हो, मगर ऐसा नहीं कि अभी आप 20 किलो उठा रहे हो सडनली 80 किलो 100 किलो उठाने लग जाओ, नहीं। प्रोग्रेशन मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना है। अभी हम 20 उठा रहे हैं, हमें नेक्स्ट वीक ट्राई करना है कि हम 30 kgs उठाए, फिर देन थोड़ा और गैप लेके हम और उससे ज्यादा वेट्स उठाए। तो दिस इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कैसा होता है? सिस्टमैटिक इंक्रीज करना है, हमें एकदम कुछ भी इंक्रीज नहीं कर देना है, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी, उसकी ड्यूरेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें इंक्रीज करनी है। क्यों करनी है? ताकि हम अडेप्ट कर सके और इम्प्रूव कर सके, धीरे धीरे हम अडेप्ट कर सके उस भी लोड को और हम उस चीज में इम्प्रूवमेंट कर सके। इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। उसके बाद आता है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन से समझ में आ रहा है कि हर इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स अलग होती है, या फिर फिजिक अलग होती है, जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, टॉलरेंस लेवल अलग होता है। तो इसलिए हम लोगों को हर इंसान के लिए अलग प्लान्स बनाने होते हैं। ये नहीं कि हम एक ही स्ट्रैटेजी को सब पे फॉलो करें। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है? वर्ड क्या हम यूज करेंगे? टेलरिंग ट्रेनिंग। टेलरिंग मतलब ऑल्टर करना, हर इंसान के अकॉर्डिंग बनाना। जैसे आप जाते होगे टेलर के पास, तो आपका सूट का साइज अलग होगा और कोई और देने जाएगा उसका साइज अलग होगा। तो उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटी और उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमें उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना। सिक्स्थ इज रिवर्सिबिलिटी। रिवर्स से आपको समझ में आ रहा होगा, बैक, जो भी उसका इनिशियल पॉइंट था वहां पे वापस चले जाना। अगर हमने हम कह सकते हैं यूज इट और लूज इट। जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया था, हम 100 पे पहुंच गए, अगर हमने इसको मेंटेन किया तो हम 150 पे चले गए, अगर हमने मेंटेन नहीं किया तो हम वापस 0 पे आ जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। फिर आता है वैरायटी। वैरायटी हम किस चीज को बोल सकते हैं? बोर्डम। वैरायटी क्यों होना चाहिए? ताकि हम बोर ना हो। अगर अगर हम बोर होने लग जाएंगे तो वो काम हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि अगर हम एक ही चीज कर रहे हैं, बेमन से कर रहे हैं और नहीं मजा आ रहा, तो हम क्या करते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम करेंगे, छोड़ देते। तो हम उस चीज को अच्छे से नहीं कर सकते, करवाते, और उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता, और इम्प्रूवमेंट नहीं होता, हमारा ध्यान नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि हमारी ट्रेनिंग, हम इतनी सारी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको उसका कोई सेंस नहीं बनता, वो हमारी रिवर्स होने लग जाती है। उससे ये भी प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी हमें उसको ओवर यूज, मतलब बार बार उसी चीज को करने से हमें इंजरीज क्रिएट होने लग जाती है। उसको उसकी ओवरऑल हमारी फिट ट्रेनिंग भी हेल्पफुल नहीं रहती। बोर्डम को हम और भी चीज बोल सकते हैं, टीडीएम। ठीक है। नाउ एथ इज रेस्ट एंड रिकवरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो और आप करे जा रहे हो ट्रेनिंग, और आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, तो हमारी जो भी हमारी परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन होने लग जाती है, ऑप्टिमाइज होने की जगह। तो हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए, ओवर ट्रेनिंग को प्रिवेंट करने के लिए, इंजरीज को कम करने के लिए हमें प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी दोनों चाहिए, ताकि हमारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो सके। नाउ नाइन्थ इज पीरियोडाइजेशन। पीरियोडाइजेशन मतलब हमें इस तरीके से अपनी प्लानिंग और ट्रेनिंग को
प्लान करना, ताकि हम लोग मैक्सिमम आउटपुट ला सके और हम अपना पीक परफॉर्मेंस अचीव कर सके। ठीक है। इसमें आपका क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं कि साइकिल्स, फेजेस, जैसे 3 टाइप की साइकिल्स होती है, माइक्रो, मीसो एंड मैक्रो। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, माइक्रो, मीसो एंड मैक्रो साइकिल। आपकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो हम लोग FITT के फॉर्म में भी कर सकते हैं। दैट इज फिट। F is frequency, I is intensity, T is time and other T is type। फ्रीक्वेंसी मतलब हमने कितनी फ्रीक्वेंसी में हम लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, और किस टाइप की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे हम अपनी ट्रेनिंग को माप सकते हैं। ये हमारे सारे के सारे पार्ट किस में आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद हमारी टेक्निकल एंड टैक्टिकल इंटीग्रेशन। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हमें किस तरीके से टेक्निकली स्किल्ड हो रहा है, हम जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या फिर हम जो भी स्किल सीख रहे हैं उसका एक्चुअल में क्या इम्प्लीकेशन है, हम मैच में उसको कैसे टेक्निकली इम्प्लाई करेंगे, उसको उन सब के इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं टेक्निकल एंड टेक्टिकल इंटीग्रेशन, ताकि हम अपनी एबिलिटीज को उस ड्यूरिंग द गेम अच्छे से यूटिलाइज कर सके। तो उस चीज को हम बोलते हैं टेक्निकल एंड टेक्टिकल इंटीग्रेशन। नाउ सेकेंड टॉपिक इज एम्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसका एम क्या है, मतलब हमारे गोल्स क्या है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं गोल्स। ठीक है। पहला फोकस होता है कि इनहांस्ड परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार हमें मुझे परफॉर्मेंस इनहांस करनी है। जैसे हम टारगेट करते हैं यार अभी हमने स्टेट्स खेले, व्हाट वी विल ट्राई कि हम नेशनल्स खेलें नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। उसके बाद हम और क्या टारगेट करेंगे, और अच्छी परफॉर्मेंस करना है हमें नेशनल्स के लिए, हमें इंटरनेशनल खेलना है। तो उन सब के लिए तो हमें परफॉर्मेंस इनहांस करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो दिस इज आवर फर्स्ट। ठीक है। सेकेंड इज इंजरी प्रिवेंशन। हमें ट्रेनिंग किस चीज़ में हेल्प करती है, ताकि हमें इतना नॉलेज होना चाहिए, हमने अच्छे से पढ़ा था कि सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ताकि हमें उस चीज़ का अच्छे से नॉलेज हो और हम उसको अच्छे से उस नॉलेज को इम्प्लाई कर सके। तो उससे हमारी इंजरी भी प्रिवेंट होती है। दैट इज प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करना, प्रॉपर लोड प्रोवाइड करना अपनी बॉडी पे। उसके बाद प्रॉपर रिकवरी। उसके बाद थर्ड इज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट अगर हम सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग करेंगे तो हम आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम आगे की टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। अगर हमने थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए किया फिर छोड़ दिया तो उससे हम लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं पा सकते। उसके लिए हमें प्रॉपर सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ने वाली। फोर्थ इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में क्या होता है कि आपके बॉडी, आपने जो भी ट्रेनिंग करी उसको, जो भी ट्रेनिंग करी वो आपकी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, आपकी फिजियोलॉजिकल और बायोमैकेनिकल फीचर्स क्या है आपकी बॉडी में, और आपके स्पोर्ट क्या डिमांड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, अडेप्टेशन। अगर हमने बहुत ट्रेनिंग करी और हमने रेस्ट नहीं लिया तो हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी, तो हमें जब अडेप्ट नहीं कर पाएगी तो इंजरी होने लग जाएगी, ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। सो अडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ट्रेनिंग करी फिर हमें रेस्ट चाहिए, रेस्ट के बाद हम दोबारा ट्रेनिंग करेंगे तो हमें और अच्छी स्ट्रेंथ या फिर जो भी हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो चीज़ हो पाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए। सिस्टमैटिक अप्रोच मतलब लाइन वाइज लाइन। ठीक है। थर्ड इज सॉरी सेकंड इज एविडेंस बेस्ड। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम मेथड्स लगा रहे हैं, नहीं, जो हमें लगता है कि नहीं साइंटिफिकली एविडेंट है, उस पर रिसर्च हो रखी है,
लगता है कि हाँ इसको करने से फायदा हो रहा है लोगों को, हमें उस बेसिस पे ही अपनी ट्रेनिंग को करवाना चाहिए। थर्ड इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्रामिंग। हमने अभी समझी थी ये चीज़ कि हर इंसान की फिजियोलॉजिकल बायोमैकेनिकल नीड्स अलग अलग होती है, तो हमें इंसान के अकॉर्डिंग उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल करना चाहिए। फोर्थ इज डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इन इंडिविजुअल, कि उसको क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रोग्राम को चेंज कर सकें। कि अगर हमें लगता है कि इस चीज़ पे हमें वर्क करना है, तो हम वो चीज़ें उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाल दें। ताकि डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल मतलब जिसको हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ इज होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल आपकी सारी चीज़ों पे काम करना, जैसे फिजियोलॉजिकल, बायोमैकेनिकल, साइकोलॉजिकल, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना है। क्यों काम करना? ताकि एथलीट के ओवरऑल वेलबींग के लिए उसका बेटर एंड बेटर यूज हो सके चीज़ों का। ना सिक्स्थ इज गोल ओरिएंटेड। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो उस ट्रेनिंग का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपने एक गोल सेट कर लिया तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करोगे, अदरवाइज आप किस डायरेक्शन में ट्रेनिंग कर रहे हो आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये हमेशा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपकी ट्रेनिंग का, इस तरीके से अलाइन होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक एक सेकंड पॉज कर रही हूँ स्क्रीन पे। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ, दिस इज फाइव। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरलोड। ओवरलोड मैंने अभी आपको शॉर्ट में ही बताया था, बट अभी इसको अच्छे से हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेरी बॉडी होती है, एक्सपोज द बॉडी टू वर्कलोड ग्रेटर देन व्हाट इज अकस्टम्ड टू। जो मेरी बॉडी है उसको नॉर्मल वेट से ज्यादा लोड डालने को हम कहते हैं ओवरलोड। मगर कैसे? सिस्टमैटिकली, आपकी बॉडी की फिजिक, आपकी बायोमैकेनिकल अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, ताकि उसका परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो, ना कि डिक्रीमेंट हो। अब क्या होता है कि ओवरलोड जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि एथलीट्स की प्रोग्रेस एंड एनहांस देयर एबिलिटी ओवर द टाइम। अगर आप सेम ट्रेनिंग करते रहोगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। आपको इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ नया एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी प्रोग्रेस हो सके और हम और अच्छा कर सके, हमारी एबिलिटीज और अच्छा कर सके। दैट इज ओवरलोड। ओवरलोड के कॉजेस क्या होते हैं? इंक्रीज द इंटेंसिटी। अभी मैंने आपको बताया था, FITT। किस किस तरीके से कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो किसी भी चीज की करने की। फ्रीक्वेंसी बढ़ा लोगे नॉर्मल से तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, या फिर आप जिस भी चीज पे फैक्टर पे काम कर रहे हो। फिर आई क्या होता है? इंटेंसिटी। आप किस इंटेंसिटी से काम कर रहे थे उस चीज में इंक्रीमेंट कर सकते हो। फिर आता है टाइम ड्यूरेशन। आप पहले ट्रेनिंग में 2 घंटे दे रहे थे, अब आप 3 घंटे दे रहे हो। देन आता है टाइप। अब किस टाइप की एक्सरसाइजेस कर रहे हो, किस टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हो, वो आता है। दैट इज 4। सो इसमें ये चीज दी हुई है, इंक्रीज इंटेंसिटी। अभी मैंने आपको बताया इंक्रीज इंटेंसिटी में क्या क्या आता है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग सेशंस बियॉन्ड द एथलीट्स यूजुअल लेवल। उस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी या फिर ट्रेनिंग सेशंस को इंक्रीज करना धीरे धीरे, जो कि वो एथलीट पहले कर रहा था। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड है द एक्सटेंडेड ड्यूरेशन। टाइम पीरियड बढ़ा देना, इंक्रीज द ओवरऑल टाइमिंग ट्रेनिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब पहले अगर आप 3 सेट कर रहे थे तो अब आप 4 सेट करने लग गए हो, मतलब टाइम बढ़ गया ना आपका 4 सेट करने में। दैट इज एक्सटेंडेड ड्यूरेशन। थर्ड इज हायर फ्रीक्वेंसी।
ट्रेनिंग सेशंस पर वीक, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी थी पर वीक में उसको और बढ़ा देना। फोर्थ इज प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंट, प्रोग्रेसिव अभी बताया था, प्रोग्रेस करना, आगे की तरफ बढ़ना, ना कि पीछे की तरफ आना। जो भी एडिंग रेसिस्टेंस या फिर लोड टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजिंग टू चैलेंज मसल्स। हमें प्रोग्रेस करना है, हमें वेट्स बढ़ाना है ताकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ सके और हमारी मसल्स को चैलेंज मिले, बिकॉज मसल्स तो एक टाइम के बाद अडेप्ट कर लेंगे उस लोड को, मगर उसमें हमें एक और स्टिमुलस देना पड़ेगा। तो उसको और इंक्रीज करने के लिए हमें हैवी वेट डालना पड़ेगा और लोड देना पड़ेगा, तब हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। देन स्पीड और पावर इन्हांसमेंट की, इम्प्रूविंग स्पीड, पावर एंड एक्सप्लोसिवनेस। तो हमें जो भी हम काम कर रहे थे उसमें और ज़्यादा लोड देना ताकि हमारी ओवरऑल जो भी स्ट्रेंथ है, स्पीड है, पावर है, वो सब चीज़ें इंक्रीज हो सके। एक ये मैप है ओवरलोड का, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। दिस इज परफॉर्मेंस, ये लाइंस जो गई हुई हैं, दिस इज ट्रेनिंग, कि हमने किस टाइप की ट्रेनिंग करी। प्रोग्रेसिव की है तो हमारी अच्छी बॉडी बन रही है। अगर हमने रेस्ट नहीं लिया, या फिर हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली, या फिर हमने कम ट्रेनिंग करी, या फिर हमने बार बार उसी पार्ट की सिर्फ ट्रेनिंग करी, तो क्या होगा, उससे हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो नीचे पार्ट गया है, इसको ग्रीन कलर से बताती हूँ, ये वाला। ये हमारा क्या हो रहा है, हमारी ट्रेनिंग डिक्लाइन हो रही है। तो दिस इज इंजरी और ओवर ट्रेनिंग का रीजन है। ठीक है, ये नीचे ग्राफ में ये ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है, टाइम्स वीक। आप ऐसे ग्राफ बना के आओगे, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट इज रेमेडियल मेजर्स ऑफ ओवरलोड। हमें कैसे क्या क्या मेजर्स अपनाने चाहिए ताकि हमें ओवरलोड ना हो। ठीक है, ओवरलोड आई मीन ओवरलोड के साइड इफेक्ट्स ना हो। सो रेस्ट एंड रिकवरी होना चाहिए, प्रॉपर आप रेस्ट करो, प्रॉपर रिकवरी होगी। पीरियोडाइजेशन मतलब आपको आपका जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो आप अच्छे से स्ट्रक्चर करो, वेल स्ट्रक्चर करो, ताकि किस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ानी है, कि आपको ड्यूरेशन बढ़ाना है, कि आपको वॉल्यूम बढ़ानी है, क्या चीज़ें आप प्लान कर रहे हो वो चीज़ें डालना। नेक्स्ट इज प्रॉपर न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ट्रेनिंग तो कर रहे हो मगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, तो आपको कैसे आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी। तो हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी होती है, मेंटेन बैलेंस डाइट। देन फोर्थ इज रेगुलर मॉनिटरिंग, हमें हमारी परफॉर्मेंस को रेगुलर मॉनिटर करना रहेगा, कि हम लोग ट्रेनिंग तो कर रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज मतलब सही हो रही है कि नहीं हो रही, अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही, हमारा फटीक लेवल कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें वो सब चीज़ें भी ध्यान देना पड़ेगा, एंड ओवरऑल वेलबींग पे भी चेक करना रहेगा। देन फिफ्थ इज एडजस्ट ट्रेनिंग इंटेंसिटी, हमें अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को भी एडजस्ट करना रहेगा, कि इस तरीके से स्केड्यूल करना है कि बीच बीच में हम उसको रेस्ट भी दें। कभी हैवी ट्रेनिंग करिए तो बीच बीच में थोड़ा लाइट ट्रेनिंग, ताकि हमारी बॉडी इसको रिकवर कर सके। देन क्रॉस ट्रेनिंग से आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि मिक्सचर समथिंग नॉट विच इज नॉट यूजली यू डू। सो उससे क्या होता है क्रॉस ट्रेनिंग से, कि आपका स्ट्रेस बस्ट हो जाता है। लाइक मैंने देखा था, जब मैं खुद खेलती थी तो मेरे ग्राउंड पे बहुत सारे जूडो के प्लेयर्स आके बास्केटबॉल खेला करते थे। सो वो उनका फन होता था और उससे उनको मजा भी आता था और उनका स्ट्रेस रिड्यूस होता था। और एट द सेम टाइम उनकी ट्रेनिंग भी हो ही रहती थी, भाग रहे होते थे वो लोग, स्पीड स्पीड वर्कआउट कर रहे होते थे, उनका कोऑर्डिनेशन डेवलप होता था। तो दैट इज क्रॉस ट्रेनिंग। नाउ सेवेंथ इज कंसल्टेशन विद प्रोफेशनल्स। हम भी हमें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हमें क्या मेडिकेशंस लेना है,
हमारी फिजियोलॉजिस्ट से मिलना, कि ताकि हमारी अगर कोई माइनर इंजरीज हैं तो वो अर्ली स्टेज पे रिकवर हो जाए। हमारे कोचेस से कंसल्ट करना कि कहाँ कहाँ पे मैं लैक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आ जाती कंसल्टेशन विद प्रोफेशनल्स, ताकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव हो पाए। तो इसमें क्या क्या होता है: सीक एडवाइस फ्रॉम स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोफेशनल्स, फिजियोलॉजिस्ट, कोचेस, इन सब का हम चेक करते हैं। देन साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट। कभी कभी हम बहुत ट्रेनिंग करते हैं, थक जाते हैं, और फिर हमें स्ट्रेस होने लग जाता है कि क्या ही कर रहे हैं, सेम चीज़ ही कर रहे हैं, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं और उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो सके। तो इनकॉर्पोरेटिंग स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज इन एथलीट रूटीन, ताकि जो भी हमारा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज डाल सके जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो और हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। देन एट इज हाइड्रेशन। हमें प्रॉपर डिहाइड्रेट नहीं होना है, हमें हाइड्रेट रखनी है अपनी बॉडी। उसको कहते हैं हाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी ना होना। ये नहीं कि हम एक्सरसाइज करे जा रहे हैं बट हमारी बॉडी में पानी का इंटेक नहीं है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है, तो उससे भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। देन स्लीप हाइजीन, प्रॉपर गुड स्लीप, क्वालिटी स्लीप, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप मैटर्स अ लॉट। अगर आपने ट्रेनिंग करी और आपने प्रॉपर नींद नहीं ली है तो आपकी ट्रेनिंग अफेक्ट कर जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरलोड, कि व्हाट इज ओवरलोड और हमें ओवरलोड अच्छी तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या उसकी रेमेडियल्स हैं, कैसे हमें उसकी चीज़ें करनी है, कैसे रिकवरी करनी, वो सब चीज़ें हैं, ताकि हमें फटीग से बच सकें, इंजरी से बच सकें, और हमारा प्रमोट कर सके लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ एथलीट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर कॉम्पनसेशन। सुपर कॉम्पनसेशन से आपको कुछ समझ में आ रहा है? सुपर कॉम्पनसेशन ऐसी चीज होती है कि जब कोई जो भी एथलीट ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो जब वो ट्रेनिंग करता है तो मैं पहले ग्राफ से समझाना चाहूंगी आप लोगों को। ये उसके इम्प्रूवमेंट का लेवल है, ये उसका डिक्लाइन का लेवल है, ये इसका बेस लेवल से उसने ट्रेनिंग करना स्टार्ट करी है। जैसे उसने ट्रेनिंग करी है तो वो थक गया, अब थक गया तो वो नीचे आया ट्रेनिंग करके। अब उसके बाद उसने ट्रेनिंग करने के बाद रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद रिकवरी करी, उसकी बॉडी नॉर्मल हुई। नॉर्मल क्या, जब उसने दोबारा से अपना फिट वर्कआउट किया तो बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखे। तो दिस इज इम्प्रूवमेंट। अगर ये उसको रेस्ट नहीं मिलता तो हमारी बॉडी डिक्लाइन करने जाती। तो दिस इज कॉम्पनसेशन, सुपर कॉम्पनसेशन। जो ये एरिया होता है रेस्ट के बाद का, इसको हम बोलते हैं सुपर कॉम्पनसेशन। इसी चीज को मैं आपको अच्छे लैंग्वेज में भी समझा देती हूँ कि क्या होता है। सुपर कॉम्पनसेशन refers to temporary improvement of athlete performance beyond their baseline or pre-training levels following a period of rest, reduced training load। टेम्पररी, परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी इम्प्रूवमेंट होता है। जब हम कुछ सीखते हैं करते हैं तो वो टेम्पररीली आफ्टर रेस्ट ग्रो करती है। अगर हम करते रहेंगे, प्रॉपर रेस्ट लेंगे, प्रॉपर चीज़ें फॉलो करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। मगर जहाँ से हमने वो चीज़ें छोड़ दी तो हमारी परफॉर्मेंस वापस डिक्लाइन हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि ये कंसेप्ट कैसे आया है कि जो ट्रेनिंग स्टिमुलस होता है, ट्रेनिंग इन स्टिमुलस मतलब इनपुट देना, प्रेशर मतलब कोई भी चीज़ पे दबाव डालना। अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उस चीज़ का स्टिमुलस देंगे ना, कि हमें ये चीज़ करनी है, हम भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दैट इज स्टिमुलस। बॉडी पे हमने कुछ एक्सर्ट करना। अंडरगोज द पीरियड ऑफ फटीग। जब हम कुछ स्टिमुलस देंगे, कुछ भी बॉडी को लोड देंगे, उससे क्या होगा, फटीग क्रिएट होगा, थकावट होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। उसके बाद जो टेम्पररी इंक्रीज होता है परफॉर्मेंस को, हम उसको क्या कहते हैं, सुपर कॉम्पनसेशन।
which is timing recovery appropriately allows athlete to maximize the benefit of super compensation. ठीक है, तो दिस इज व्हाट सुपर कॉम्पनसेशन इज ऑल अबाउट। इसमें तीन टर्म्स हैं: ट्रेनिंग स्टिमुलस देना, उसके बाद रिकवरी पीरियड, उसके बाद होता है सुपर कॉम्पनसेशन, मतलब परफॉर्मेंस टेम्पररी एक्सीड द बेसलाइन, इस बेसलाइन से थोड़े टाइम के लिए आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं सुपर कॉम्पनसेशन। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। एल्टीट्यूड से आपको समझ में और आ रहा होगा कि किस एल्टीट्यूड में आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो। सी लेवल से हाई एल्टीट्यूड मतलब होता है आपका सी लेवल से कितना ऊपर आपकी ट्रेनिंग लोड जा रहा है। जैसे जितना जितना आप पहाड़ों पे जाओगे वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जब एथलीट ट्रेनिंग करता है और एक्सपोज करता है अपनी बॉडी को, कहाँ पे करता है, जितना हाई लेवल जाएगा, किसके कंपैरिजन में, सी लेवल पे। वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाता है, और वो कम होने के चक्कर में आपको थकावट ज्यादा आने लग जाती है। जब थकावट ज्यादा होती है, जैसे ही आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, तो आपकी बॉडी तुरंत क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने लग जाती है। जब आपके रेड ब्लड सेल्स बढ़ने लग जाते हैं, प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, तो आपकी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, जब आप इंक्रीज हाइट अबव द सी लेवल से जितना आप ऊपर जाते जाओगे, दैट इज हाई एल्टीट्यूड। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, जो हवा का दबाव होता है वो पतला हो जाता है, और जब पतला हो जाता है वहां पे उस पतली हवा में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए कहते हैं एयर इज थिनर एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब जो हवा होती है हाई एल्टीट्यूड में थिन हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू कोप अप विथ लेस ऑक्सीजन अवेलेबल इन थिन एयर। हमारी बॉडी को कोप अप करना है, क्योंकि अब तो हवा में ऑक्सीजन कम है, तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हैविंग मोर हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, जितना ज़्यादा हमारा हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स बढ़ेगा, हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, हाइपोक्सिया, नाउ इट इज हाइपोक्सिया, एथ्रोपोइसिस, इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हाइपोक्सिया मतलब होता है जब हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। एर्थ्रोपोइसिस मतलब होता है जब रेड ब्लड सेल्स और बॉडी आपकी बनाने लग जाती है। इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मतलब ऑक्सीजन का बहाव बढ़ जाना, उसको कहते हैं इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब इसकी मेथड्स क्या होती हैं। फर्स्ट मेथड है हाई लिव हाई ट्रेन हाई, मतलब एथलीट्स लिव हाई एंड ट्रेन हाई एट हाई एल्टीट्यूड। नेक्स्ट इज लिव हाई ट्रेन लो, मतलब और ऊंचाई में रहे मगर ट्रेनिंग लो करे। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, हाई एल्टीट्यूड में करने से आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, पहली चीज तो। सेकंड है आपका जो लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड है, मतलब जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है उसकी लिमिट बढ़ जाती है। थर्ड इज इंक्रीज हीमोग्लोबिन मास एंड रेड ब्लड सेल, आपका हीमोग्लोबिन लेवल और रेड ब्लड सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। फोर्थ इज मसल्स बिकम मोर एफिशिएंट एट एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड, हमारी जो मसल्स हैं वो और एफिशिएंटली वर्क करने लग जाती हैं। एंड इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। पॉजिटिव तो हमने पढ़ लिया, जब हमारा रेड ब्लड सेल्स का इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, तो हमारा ब्लड जो होता है वो थिकर हो जाता है, जिससे ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है और हमारे हार्ट को पंप करने में डिफिकल्टी होती है, जिससे क्या होता है, कैन एक्चुअली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन गेटिंग टू वेयर इट इज रिक्वायर्ड। मतलब अब जब फ्लो स्लो हो गया तो एक्चुअल में बॉडी के जिस पार्ट में हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए या फिर कुछ जहां जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए वहां वहां पे नहीं पहुंच पाती, जिससे हमारी एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं हो पाती। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम हाई एल्टीट्यूड में परफॉर्म कर रहे हैं तो वी कैन नॉट अवॉइड वेट लॉस। मतलब हम अवॉइड ही नहीं कर सकते कि हमारा वेट लॉस नहीं, दिस इज फॉर श्योर होगा ही होगा। ठीक है। इन आर बॉडी विल कंज्यूम आर मसल्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ट्रेनिंग। हमारी जो बॉडी होती है वो क्या कंज्यूम करेगी, मसल्स। क्यों? ताकि एनर्जी किसको प्रोवाइड करेगी, बॉडी को। जब उसको बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो वो हमारी मसल्स का यूज करेगी, जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। और जब वो वीक हो जाता है तो हमारी बॉडी में चांसेस होते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, और उस किसी भी स्पेसिफिक चीज में या फिर किसी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस भी डिक्लाइन हो जाए। दिस इज एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। अब इसका पोजीशन क्या बताया गया है। अगर आपका altitude above the sea level 300 मीटर is considered high। अगर 3000 मीटर के ऊपर जाता है तो उसको हाई एल्टीट्यूड कंसिडर किया जाता है। 500 से 2000 के बीच में, दिस इज 500 से 2000 के बीच में लो एल्टीट्यूड। 2 से 3000 में मॉडरेट, 3000 से 5500 में हाई एल्टीट्यूड कंसिडर किया जाता है, मॉडरेट। एंड ग्रेटर देन 5500 होता है एक्सट्रीम एल्टीट्यूड, दिस इज एक्सट्रीम एल्टीट्यूड। जैसे द हाइट ऑफ माउंट किलिमंजारो। ठीक है। ये हमारा एल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी कंप्लीट होता है। एंड द लास्ट इज क्रॉस ट्रेनिंग। क्रॉस ट्रेनिंग से मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि हमें डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज आ जाती है ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में, ताकि एथलीट्स के प्रोग्राम में ऐसी डाइवर्सिटी जिससे उसकी ओवरऑल फिटनेस भी इम्प्रूव हो सके और बोर्डम को भी प्रिवेंट कर सके और रिस्क इंजरीज को भी हम कम कर सकें। तो जो स्पेसिफिक आपका स्पोर्ट है उससे हट के कुछ कुछ ट्रेनिंग्स करना, उसको बोलते हैं क्रॉस ट्रेनिंग। वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज इनटू एथलीट्स प्रोग्राम बियॉन्ड द प्राइमरी स्पोर्ट्स और एक्टिविटी। इसका ओवरऑल एम होता है इन्हांस ओवरऑल फिटनेस, प्रिवेंट करें बोरनेस को और रिड्यूस करना, कम करना इंजरीज को। देखिए की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट 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 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस। जैसे कोई भी स्पेसिफिक स्पोर्ट का प्लेयर है बट वो बीच बीच में स्विमिंग भी कर रहा है, साइकिलिंग भी कर रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहा है, जिससे उसकी ओवरऑल फिटनेस भी इंप्रूव हो रही है, बोर्डम भी क्रिएट नहीं हो रहा है और उसकी इंजरीज भी नहीं हो रही है। देन दैट इज नेक्स्ट इज एक्टिव रिकवरी। एक्टिव रिकवरी मतलब अलाइंग स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप यूज इन द प्राइमरी स्पोर्ट टू रेस्ट। एक स्पेसिफिक स्पोर्ट में जो सिंगल मसल हमें ज्यादा से ज्यादा यूज हो रही है उसको रेस्ट मिल जाता है और बाकी भी मसल्स हमारी यूज होने लग जाती हैं। देन थर्ड इज मेंटल रिफ्रेशमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका मेंटल ब्रेक डाउन ना हो। तो प्रोवाइड्स अ मेंटल ब्रेक फ्रॉम द मोनोटोनी, मतलब सेम चीज करने से रोकना, मतलब अपने आप को कुछ अलग करने के लिए करना। स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग। नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट। ये सब करने से बेनिफिट क्या होता है, इंजरी प्रिवेंट कर सकते हैं हम, इम्प्रूव कर सकते हैं ओवरऑल फिटनेस को। एंड थर्ड इज मेंटल वेराइटी मिल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती रहती है तो हमें अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट इज कंसिडरेशन में हमें क्या कंसिडर करना है कि क्रॉस ट्रेनिंग हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उस चीज़ से। अल्टीमेटली जो हमारा प्राइमरी स्पोर्ट था उस पर तो हमें ध्यान देना ही देना है और मेन फोकस हमारा वही होना चाहिए। ये सिर्फ हमारे कुछ कुछ चीज़ों के लिए है कि हमारा थोड़ा वैरायटी हो जाती है, ओवरऑल फिटनेस हो जाती है और हमें अच्छा लगता है। इसलिए ड्यूरिंग द क्रॉस ट्रेनिंग हमें बहुत ही फोकस्ड रहना चाहिए। एथलीट्स और कोचेस दोनों को इसके बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए। एंड द लास्ट इज सुपर कॉम्पनसेशन इन्वॉल्व स्ट्रैटेजिकली टाइमिंग। हमने तीनों चीज़ों को डिफाइन कर दिया है यहाँ पे एक साथ। सुपर कॉम्पनसेशन मतलब होता है स्ट्रैटेजिकली
टाइमिंग, रेस्ट पीरियड टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस गेन। हमें प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए ताकि हमें अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकें। एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हमारी बॉडी को इस तरीके से अडेप्ट करवाना जहाँ पे लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट हो, फिर भी हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। एंड क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब होता है ओवरऑल फिटनेस इंक्रीज करना। क्या रिड्यूस करना? इंजरी रिड्यूस करना। सो दीज आर दी टॉपिक्स जो हमने अभी कवर किए हैं। हमारा ये फर्स्ट यूनिट था। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, यूनिट 2, वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ये आप ज़रूर देखिए। ये आप 5 वीडियो देखेंगे, आपका पेपर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा 80 मार्क्स का। अ, और आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस चीज़ पर वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।